हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के बारे में। ईएमआरएस में टीयर फर्स्ट में हॉस्टल वार्डन का क्या सिलेबस रखा है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में रखा गया है जनरल अवेयरनेस, और इसके साथ में सेकंड पार्ट है वो रीजनिंग से संबंधित है। थर्ड पार्ट में नॉलेज ऑफ आईसीटी रखा गया है, और फोर्थ पार्ट है टीयर फर्स्ट का, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखा गया है। इसके साथ में पार्ट फिफ्थ में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रखी गई है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में 3 पार्ट रखे गए, एबीसी। ए मतलब कि जनरल इंग्लिश है, साथ में बी में जनरल हिंदी दिया गया है, और सी पार्ट है वो रीजनल लैंग्वेज से संबंधित है। तो 3 पार्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के रखे गए हैं। टीयर फर्स्ट है वो जनरल पेपर होगा, यानी कि जो जनरल कंपटीशन होते हैं इनमें ये सभी पार्ट रखे जाते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, या कहना चाहिए कि पोस्ट स्पेसिफिक पार्ट कौन सा रखा गया है। ये रखा गया है टीयर सेकंड। टीयर सेकंड है उसमें पोस्ट स्पेसिफिक आपकी कॉम्पिटेंसी है, यानी कि परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सबसे पहला है नॉलेज ऑफ पोक्सो है एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। नेक्स्ट पार्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस रूल्स 2020। इसके साथ में द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, और साथ में द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट रखा गया है सिलेबस में द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, यानी कि आरटीई पर आधारित क्वेश्चंस। इसके साथ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 भी दिया गया है। इसके अलावा चाइल्ड पॉलिसी जो भी बनाई गई है उन पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जेंडर रेशो है, चाइल्ड रिलेटेड टॉपिक है वो रखे गए हैं। हॉस्टल वार्डन के पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के रूप में टीयर सेकंड में। इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेंटरीज ऑफ हॉस्टल, ensuring safety and security of children, ensuring segregation of male and female students, ensuring cleanliness hostel premises, record management of children। ये आपके टीयर सेकंड में हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड में रखे गए हैं। तो साथियों, नॉलेज मंडली आपके टीयर सेकंड हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा है, जिसको नाम दिया गया है जय संविधान। तो साथियों, जय संविधान सीरीज में हम हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड के कंप्लीट सिलेबस को करने वाले हैं। इसके साथ में टीयर फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। टियर सेकंड के बहुत सारे टॉपिक हैं वो इंडिविजुअली हमने कवर कर रखे हैं, आप चैनल पर जरूर जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। डियर फ्रेंड्स, हमने हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सिलेबस के बारे में चर्चा की। ईएमआरएस और दूसरी आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल वार्डन है वो किस तरीके से बनते हैं, हॉस्टल वार्डन का क्या सिलेबस होगा, उसको पूरा कवर किया गया है। नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं हॉस्टल वार्डन सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जय संविधान सीरीज पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 applies to every child below the age of। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 निम्नलिखित आयु से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे पर लागू होता है। साथियों, बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चन है, तो सिंपल से और कठिन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो आसान क्वेश्चन है उनको हम चर्चा करेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में जो चाइल्ड बोला है, तो चाइल्ड कौन सी एज ग्रुप का बच्चा होगा? 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 18 ईयर्स। यानी कि 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है तो उसको आप क्या बोलेंगे? चाइल्ड बोलेंगे, बालक बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। और उसके साथ में कोई अपराध होता है तो उसको आप किस में लेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 2, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं पुरानी परीक्षा में भी पूछे गए थे और आपके हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में भी पूछा जाएगा, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है। जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बना है, तो वो कब आया था, ये कमीशन कब बनाया गया था? 2003, 2005, 2007, 2009। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2005। यानी कि 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका गठन किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, थर्ड। अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, फ्री एजुकेशन इज गारंटीड फॉर चिल्ड्रन एज्ड। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की गारंटी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, इसके तहत किस एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी? यानी कि आरटीई के अंतर्गत कौन सा एज ग्रुप है वो शामिल किया गया है? 5 टू 14 ईयर्स, 6 टू 14 ईयर्स, 6 टू 16 ईयर्स, 7 टू 15 ईयर्स। कौन सा एज ग्रुप को टारगेट किया गया है? किस एज ग्रुप को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी आरटीई 2009 के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 6 टू 14 ईयर्स। मतलब कि आरटी 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष का बच्चा है वो टारगेट बनाया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, 4। A warden maintaining the hostel stock register must update entries. छात्रावास स्टॉक रजिस्टर बनाए रखने वाले वार्डन को प्रविष्टियां अद्यतन करनी होंगी। मतलब कि हॉस्टल का स्टॉक रजिस्टर है, तो वार्डन को एंट्रीज है वो किस तरीके से अपडेट करनी होंगी? रोज करनी होंगी या ईयरली करनी होंगी, हाफ ईयरली करनी होंगी, वीकली करनी होंगी? किस तरीके से स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन किया जाएगा हॉस्टल वार्डन के द्वारा? ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, इमीडिएटली ऑन इश्यू और रिसिप्ट। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा इमीडिएटली ऑन इश्यू और रिसिप्ट। मतलब कि जो भी स्टॉक रजिस्टर होता है, जो चीजें खरीदी जाती है या स्टॉक में रिसीव होती है, उनको रखना होगा, या जो इश्यू की जाती है, बच्चों को दी जाती है, किसी भी कर्मचारी को इश्यू की जाती है, तो वो एंट्री तुरंत होनी चाहिए। ईयरली, मंथली, वीकली इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप आइटम इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री होगी, अपडेट होगा रजिस्टर, और कोई चीज आप रिसीव कर रहे हैं तो भी आपको करना होगा। तो वार्डन की ये जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो छात्रावास स्टॉक रजिस्टर है उसको जब भी इश्यू करेंगे या रिसिप्ट करेंगे कोई आइटम, तो एंट्रीज निश्चित रूप से करनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जा रहा है जय संविधान सीरीज में। तो चलिए साथियों देख लेते हैं जय संविधान सीरीज का अगला सवाल, फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू द पोक्सो एक्ट, ए चाइल्ड इज एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ। तो अलग अलग रूल बताए गए हैं और वहां पर चाइल्ड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। पोक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसने निम्नलिखित आयु पूरी नहीं की है। अभी कौन सी एज ग्रुप का बच्चा है उसको चाइल्ड बोलेंगे पोक्सो एक्ट के तहत? 14 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स। पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चा किसको बोलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 18 ईयर्स। 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है तो उसको आप क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेंगे। किसके तहत? पोक्सो एक्ट के तहत। उसकी उम्र अगर 18 वर्ष से कम है तो उसको आप क्या बोलेंगे? व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली की एक बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू हुई है जिसको नाम दिया गया है जय संविधान सीरीज। जय संविधान सीरीज में हम हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड और साथ में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरी पोस्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं।
इस प्रकार के क्वेश्चंस है वो दूसरी जगह आपको नहीं मिलने वाले। चलिए देख लेते क्वेश्चन अगला 6। इन हॉस्टल इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट एज ए रेगुलर कंट्रोल मेजर। छात्रावास सूची प्रबंधन में नियमित नियंत्रण उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। तो छात्रावास सूची प्रबंधन आपको बनानी है, तो नियमित नियंत्रण उपाय के रूप में इनमें से कौन सा कम है, मतलब वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, कारगर नहीं है। पहले में देख लेते हैं, मेंटेनिंग ए स्टॉक रजिस्टर शोविंग डेट ऑफ इश्यू एंड बैलेंस, conducting monthly physical verification of consumables, allowing students to self-issue items without staff supervision, tagging dormitory furniture pieces with asset codes। तो छात्रावास सूची प्रबंधन में नियमित नियंत्रण उपाय के रूप में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, इनमें से कौन सा पॉइंट है वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, अलाउिंग स्टूडेंट्स टू सेल्फ इशू आइटम्स विदाउट स्टाफ सुपरविजन। ये नहीं होता है कि बच्चों को कोई भी आइटम है वो इश्यू कर लिया है, स्टाफ उसको देख ही नहीं रहा है। ये गलत है, सबसे कमजोर पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट अच्छे हो जाते हैं। मेंटेनिंग ए स्टॉक रजिस्टर शोविंग डेट ऑफ इश्यू एंड बैलेंस, मतलब कि स्टॉक रजिस्टर आप इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि इश्यू डेट भी लिख रहे हैं और बैलेंस भी उसमें बता रहे हैं, तो ये तो जरूरी हो जाता है स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। इसके साथ में कंडक्टिंग मंथली फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स, जो भी ये कंज्यूमेबल आइटम है उनको आप जांच रहे हैं कि कितने स्टॉक में थे, कितने खर्च हो गए, तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपको बताना होगा। इसके साथ में टैगिंग डॉर्मेट्री फर्नीचर पीसेज विद एसेट कोड्स, मतलब कि डॉर्मेट्री के अंदर जो भी फर्नीचर है उसको एसेट कोड में ये रजिस्टर में आपको मेंटेन करना होगा, रखना होगा। परंतु ये नहीं है कि आइटम है वो बच्चे ही बांट रहे हैं और आप कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सबसे कम उपयुक्त तरीका है किसमें, छात्रावास सूची प्रबंधन में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डील्स स्पेसिफिकली विद प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विशेष रूप से भारत में बाल श्रम के निषेध से संबंधित है, मतलब कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना होगा, उसके लिए कोई कानून बना होगा। कौन सा कानून बनाया गया है, ऑप्शन देखिए, द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, the right of children to free and compulsory education act 2009, the protection of children from sexual offences act 2012, the immoral traffic prevention act 1956। तो आपको निश्चित रूप से आंसर पता होगा। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है, कब बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में ये बना था। इसके तहत चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, कानून बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 8। As a hostel warden, when assigning students to rooms, what is the primary consideration from a safety and welfare perspective? एक छात्रावास वार्डन के रूप में छात्रों को कमरे आवंटित करते समय सुरक्षा और कल्याण के दृष्टिकोण से प्राथमिक विचार क्या है। आप हॉस्टल वार्डन है और बच्चों को हॉस्टल रूम अलॉट कर रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, कौन सी चीजों को ध्यान में रख करके और रूम अलॉट करेंगे, आपको देखना है इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा। असाइनिंग हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स टुगेदर, मतलब कि हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट को साथ में रखना है, क्या ये विचार ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स एंड इंश्योरिंग सेफ सुपरविजन, मतलब कि बच्चों को मेल और फीमेल को अलग रखना है और सेफ सुपरविजन उनका करना है। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू चूज रूममेट्स रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, मतलब कि क्या आप ऐसा करेंगे कि आप अपने हिसाब से रूममेट चुन लीजिए और बैकग्राउंड नहीं देख रहे। प्लेसिंग यंगर स्टूडेंट्स इन द फर्देस्ट रूम्स फ्रॉम स्टाफ, जो छोटे बच्चे हैं यंगेस्ट है उनको दूर वाले रूम देने होंगे, स्टाफ से दूर रखने होंगे। कौन सा विचार है आपको करना होगा, अगर हॉस्टल वार्डन बना दिया है तो रूम अलॉट करते समय आप कौन सी चीजों को ध्यान रखेंगे, इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ मेल फीमेल स्टूडेंट्स एंड इंश्योरिंग सेफ सुपरविजन।
मेल फीमेल को अलग अलग रूम देंगे और सेफ सुपरविजन आपको करना होगा, वॉच रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। छात्रों को कमरे आवंटित करते समय इस बात को प्राथमिकता से ध्यान रखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टास्क फॉर ए हॉस्टल वार्डन। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास वार्डन के लिए प्रशासनिक योग्यता कार्य का एक उदाहरण है? मतलब कि छात्रावास वार्डन के लिए प्रशासनिक योग्यता का एक उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? प्रिपेयरिंग मंथली ड्यूटी रोस्टर्स फॉर हॉस्टल स्टाफ, सॉल्विंग स्टूडेंट्स अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, टीचिंग ए सब्जेक्ट क्लास, राइटिंग ए लिटरेरी ऐसे। तो प्रशासनिक योग्यता का एक उदाहरण छात्रावास वार्डन के रूप में कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रिपेयरिंग मंथली ड्यूटी रोस्टर्स फॉर हॉस्टल स्टाफ, ये एक प्रशासनिक योग्यता हो जाएगी, प्रशासनिक क्षमता हो जाएगी हॉस्टल वार्डन के रूप में कि आप मंथली ड्यूटी रोस्टर बनाएंगे हॉस्टल स्टाफ के लिए। बाकी पॉइंट ठीक नहीं है। सॉल्विंग स्टूडेंट्स अलजेब्रा प्रॉब्लम्स, तो आप टीचर नहीं है, ये काम टीचर का है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये प्रशासनिक योग्यता में नहीं आता। टीचिंग ए सब्जेक्ट, ये भी आपका कार्य नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर का कार्य है। राइटिंग ए लिटरेरी ऐसे, ये आपका कार्य नहीं है। आपका प्रशासनिक कार्य क्या है? क्योंकि आप हॉस्टल से रिलेटेड है, हॉस्टल से संबंधित आपकी पोस्ट है, तो वहां पर मंथली ड्यूटी रोस्टर लगाएंगे हॉस्टल स्टाफ के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। जय संविधान सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 10th। अंडर द पोक्सो रूल्स व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच ए स्पेशल कोर्ट मस्ट कंप्लीट द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। पोक्सो नियमों के तहत वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर एक विशेष अदालत को अधिनियम के तहत किए गए अपराध की सुनवाई संज्ञान लेने की तारीख से पूरी करनी होगी। मतलब कि पोक्सो एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट है उसने संज्ञान ले लिया है, तो निर्णय है वो कब तक ले लेना होगा। कोई समय सीमा निर्धारित की है पोक्सो एक्ट में या नहीं की है, और की है तो कितना टाइम लिमिट है, उसके अंदर स्पेशल कोर्ट है वो अपना ट्रायल कंप्लीट कर लेगा। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, क्या समय सीमा है जिसके तहत अपराध की पूरी कार्रवाई है उसकी सुनवाई है वो कर ली जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 6 मंथ। 6 महीने के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोक्सो के तहत कोई कार्रवाई शुरू हो गई है तो 6 महीने के अंदर ट्रायल है वो कंप्लीट कर लेना होगा। सही उत्तर हमारा हो गया यहाँ पर बी हो गया। डियर फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया जय संविधान सीरीज। नॉलेज मंडली ने इन सभी टॉपिक्स पर अलग अलग सीरीज बनाई हुई है। आप वहां इंडिविजुअल टॉपिक पर भी सीरीज देख सकते हैं, और हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड को एक साथ में चर्चा किया जा रहा है जय संविधान सीरीज में। अगर आपको जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, और साथ में ही अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं क्या आपने हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई किया है या दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 11। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस इन ensuring हॉस्टल क्लीनिनेस एंड हाइजीन। छात्रावास की सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित अभ्यास नहीं है? तो जो अनुशंसित अभ्यास नहीं है उसका पता लगाना है। सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य करना होगा। इनमें से सफाई और स्वच्छता बनाने में रोल प्ले नहीं करता या ये सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित नहीं करता है, वो कौन सा अभ्यास है? शेड्यूलिंग डेली फ्लोर क्लीनिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, कंडक्टिंग सरप्राइज हाइजीन चेक्स बाय वार्डन, allowing students to neglect bed making and expecting housekeeping alone to manage, displaying hygiene rules and consequences visibly in the hostel। छात्रावास की सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कौन सा अनुशंसित अभ्यास नहीं होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू नेग्लेक्ट बेड मेकिंग
एंड एक्सपेक्टिंग हाउसकीपिंग अलोन टू मैनेज। मतलब ये सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित नहीं करता है कि कोई ध्यान मत दो, बच्चे ने बिस्तर को इधर उधर बिखराया हुआ है, बेड के लेआउट को नहीं मेंटेन कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे को समझाना है कि उठते और सोते समय किस तरीके से बेड को मेंटेन करना है, और ऐसा नहीं करना है कि सारा काम है वो हाउसकीपिंग को दे दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना, बिस्तर जैसा पड़ा है उसको छोड़ के चले जाओ और वापिस आकर के घुस जाइए। ये बहुत बैड हैबिट्स में आता है, गलत आदतों में आता है। हाउसकीपिंग है, दूसरी चीज़ों के लिए है, खुद का बिस्तर बच्चे को मेंटेन करना होगा। ये अभ्यास अनुशंसित नहीं किया गया है। बाकी सभी है, शेड्यूलिंग डेली फ्लोर क्लीनिंग बिफोर ब्रेकफास्ट, ये होना चाहिए। ब्रेकफास्ट से पहले फर्श की सफाई होनी चाहिए, कमरे की सफाई होनी चाहिए। कंडक्टिंग सरप्राइज हाइजीन चेक्स बाय वार्डन है, हाइजीन चेक के लिए वार्डन है वो कोई सरप्राइज विजिट रख सकता है। इसके साथ में डिस्प्लेइंग हाइजीन रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस विजिबली इन द हॉस्टल, मतलब कि बच्चा हाइजीन स्वच्छता को मेंटेन करे, उसके लिए रूल बनाए, और कुछ कंसिक्वेंसेज है, अगर आपने हाथ नहीं धोए, नाखून नहीं काटे, बाल अच्छे से नहीं बनाए हैं, या बाल कटिंग नहीं करवाई है, या आप नहाए नहीं है, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो भी आपको डिस्प्ले करने होंगे। तो बाकी सभी ठीक है, बेड लेआउट आपने हाउसकीपिंग को छोड़ दिया है तो वो गलत प्रैक्टिस है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। Move to question number 12. When maintaining student records in a residential school setting, the warden should ensure which of the following? आवासीय विद्यालय सेटिंग में छात्र रिकॉर्ड बनाए रखते समय वार्डन को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? आप आवासीय विद्यालय के वार्डन हैं और आपको छात्र रिकॉर्ड बनाना है। इनमें से कौन सा पॉइंट ध्यान रखना होगा? Records are stored only in physical format with no backup. Confidentiality of personal data and restricted access. Records are publicly accessible to all students. No periodic review or archiving of records. आवासीय विद्यालय सेटिंग में छात्र रिकॉर्ड बनाए रखते समय वार्डन को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पर्सनल डेटा एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बहुत बड़ी बात बताई गई है। जो पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड में रख रहे हैं, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको ध्यान रखना है। और रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब कि हर कोई उसको देख नहीं पाए, किसी बच्चे की पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरा एक्सेस नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। छात्र का रिकॉर्ड बनाते समय इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 13। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है। तो निश्चित रूप से आपको पता है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो दी जाएगी आरटीई एक्ट 2009 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फीचर्स इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर इन्वेंट्री ट्रैकिंग इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन? हॉस्टल प्रशासन में इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुविधा सबसे अधिक प्रासंगिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईसीटी है वो टीयर फर्स्ट में रखा गया है। तो हॉस्टल वार्डन को आईसीटी का उपयोग करते हुए इन्वेंट्री ट्रैकिंग करनी है, मतलब कि जो चीजें बच्चे के रिकॉर्ड में रखी गई है, ये बात को ट्रैक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा फीचर है वो यूज किया जाएगा इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए? वर्ड्स, मेल मर्ज, एक्सेल्स, पाइवोट टेबल एंड फिल्टर्स, पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशंस, एक्सेसिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, शॉर्टकट्स। तो हॉस्टल प्रशासन में इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कौन सी सुविधा का उपयोग करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एक्सेल्स पाइवट टेबल एंड फिल्टर्स। मतलब कि पाइवट टेबल आप यूज करेंगे और फिल्टर का उपयोग करेंगे। कोई भी चीज ट्रैक करनी है आप सर्च मारिए, वो आपको खोज के दे देगा, बहुत ही आसान है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब कि आईसीटी है, आपके हॉस्टल प्रशासन की इन्वेंटरी ट्रैकिंग में मदद करेगा। अगला सवाल देख लेते 15। इन इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑफ द हॉस्टल द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इज टू। छात्रावास की आपातकालीन निकासी में सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है, आप हॉस्टल वार्डन है और कोई इमरजेंसी हो गई तो हॉस्टल से बच्चों को बाहर निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए हॉस्टल वार्डन के रूप में? कॉल द मीडिया फॉर पब्लिसिटी, एंश्योर स्टूडेंट्स लीव देयर बिलोंगिंग्स एंड फॉलो द एग्जिट रूट, आस्क स्टूडेंट्स टू फिनिश देयर मील एंड देन इवैक्यूएट, वेट फॉर ऑल स्टाफ टू अराइव बिफोर बिगिनिंग इवैक्यूएशन। तो छात्रावास की आपातकालीन निकासी में सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एंश्योर स्टूडेंट्स लीव देयर बिलोंगिंग्स एंड फॉलो द एग्जिट रूल। मतलब कि ये ध्यान रखना है कि आप सामान छोड़ दीजिए, सामान छोड़ करके और एग्जिट रूट बनाया हुआ है, हॉस्टल से जल्दी बाहर निकलिए, कोई अफरा-तफरी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने चीज़ों को लेकर के दौड़ता है, उससे कोई अवरोध पैदा हो सकता है, गिर पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को समझा के रखिए, मॉक ड्रिल भी करवाइए कि आप अपनी चीज़ें छोड़ कर के और एग्ज़िट रूट से बाहर निकल जाइए। सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए, जान बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप सारी चीजें छोड़ दीजिए और आराम से बाहर निकल जाइए, जिससे कि इमरजेंसी की स्थिति को संभाला जा सके। ये पहला कदम होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया जय संविधान। अगर आपको जय संविधान सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के टीयर सेकंड पर आधारित सारे क्वेश्चंस हम इस सीरीज में करने वाले हैं। दूसरी पोस्ट के सिलेबस को भी हम कवर करेंगे, इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 16। What is the legal minimum age for a person to be married under the Provision of Child Marriage Act 2006 in India? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किसी व्यक्ति की शादी के लिए कानूनी न्यूनतम आयु क्या है? मतलब कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी की आयु है, वो विवाह की आयु है, वो निर्धारित कर दी है। तो विवाह की आयु है वो कितनी रखी गई है? 16 years for girls, 18 years for boys, 18 years for girls, 21 years for boys, 18 years for both girls and boys, 21 years for girls, 21 years for boys। तो क्या उत्तर ठीक हो जाएगा? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किसी व्यक्ति की शादी के लिए कानूनी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 इयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 इयर्स फॉर बॉयज। मतलब 18 साल की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु है इस कानून के तहत आती है। उससे कम की एज ग्रुप में विवाह होता है तो इस कानून के तहत अवैध मैरिज हो जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किया गया है। 2006 में 18 और 21 एज ग्रुप रखा गया था, यहाँ पर न्यूनतम एज है उसको चेंज कर दिया गया है। द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में आया था टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ फीमेल्स टू 21 ईयर्स। 2021 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है और उस अमेंडमेंट के तहत मेल फीमेल दोनों के लिए एज ग्रुप है वो कितना रखा गया है, कम से कम एज कितनी रखी गई है? 21 वर्ष कर दी है। 21 वर्ष से कम का विवाह है वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। तो न्यूनतम एज है वो 21 ईयर्स कर दी गई है। परंतु 2006 में कितनी थी? लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल एज होनी चाहिए। अगला सवाल हमारा आ गया 17। एज ए हॉस्टल वार्डन यू नोटिस रिपीटेड वायलेशन ऑफ रूम एंट्री रूल्स बाय सम स्टूडेंट्स आफ्टर कर्फ्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स? एक छात्रावास वार्डन के रूप में
आपने कर्फ्यू के बाद कुछ छात्रों द्वारा कमरे में प्रवेश के नियमों का बार बार उल्लंघन देखा है। मतलब कि वो बार बार उल्लंघन कर रहे, कमरे में जा रहे आ रहे। उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रतिक्रिया है? आप क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स दिखाएंगे? एज ए वार्डन, इग्नोर इट बिकॉज स्टूडेंट्स आर मेच्योर, immediately suspend all students without investigation, investigate, counsel the students, issue a warning and update the record, change the curfew time arbitrarily without consulting staff or students। तो आपको क्या करना होगा? बच्चों के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है और बच्चे बार बार कमरे से बाहर आ रहे जा रहे हैं, डॉर्मेट्री से बाहर आ रहे जा रहे हैं, आपके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट, काउंसिल द स्टूडेंट्स, इश्यू ए वार्निंग एंड अपडेट द रिकॉर्ड। आपको जांच करनी होगी क्या ऐसा वो कर रहे हैं, और काउंसल करना होगा, उनको समझाना होगा कि ऐसा आप मत करिए। और साथ में ही इश्यू ए वार्निंग, उनको वार्निंग भी जारी कर दीजिए कि अगर आपने अगली बार ऐसा किया, आप बिना बताए बिना कहे बार बार बाहर जा रहे अंदर आ रहे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रिकॉर्ड को भी अपडेट करिए कि कौन कौन बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, रूल तोड़ रहे हैं। तो ये भी आपको करना होगा। ये आपकी सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रतिक्रिया हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 18। Which of the following best describes segregation of male and female students in the hostel context? निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास के संदर्भ में बालक और बालिका विद्यार्थी के अलगाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब लड़का लड़की है, उनको अलग अलग रखना है, तो कौन से तरीके से आप अलग रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? इनमें से कौन सा उपाय आप अपनाएंगे हॉस्टल वार्डन के रूप में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हाउस्ड इन हॉस्टल्स विद सेपरेट डॉर्मेट्रीज एंड इंडिपेंडेंट सुपरविजन। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि मेल और फीमेल को अलग अलग हॉस्टल में रखना है, सेपरेट डॉर्मेट्रीज में रखना है, और इंडिपेंडेंट सुपरविजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि मेल वार्डन है वो फीमेल को सुपरवाइज कर रहा है, फीमेल वार्डन है वो मेल को सुपरवाइज कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। उसका सुपरविजन भी अलग हो और लड़के लड़कियां अलग अलग हॉस्टलों में रहे। अगर एक हॉस्टल है तो डॉर्मेट्री कम से कम अलग रहे और सेपरेट सुपरविजन हो, रेस्ट्रिक्शन भी हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 19। व्हेन कंडक्टिंग एन इन्वेंटरी चेक ऑफ हॉस्टल फर्नीचर, यू फाइंड दैट 10 चेयर्स आर मिसिंग एंड अनअकाउंटेड फॉर, योर इमीडिएट एक्शन शुड बी। छात्रावास के फर्नीचर की सूची जांच करते समय आप पाते हैं कि 10 कुर्सियां गायब है और उनका कोई हिसाब नहीं है। आपकी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कि आपने फर्नीचर इन्वेंटरी जांच कर रहे थे, तो पता लगा 10 कुर्सियां गायब है, तो आप क्या करेंगे? वो आपके रिकॉर्ड में है। उसके लिए कौन सी कार्रवाई उचित हो जाएगी? आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर ओन चेयर्स, ignore it because chairs are inexpensive, update the stock register as zero without comment, record the discrepancy, inform higher management and initiate recovery or replacement procedure। छात्रावास के फर्नीचर की सूची जांच करते समय आपको 10 चेयर कम पाई जाती हैं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। रिकॉर्ड द डिस्क्रिपेंसी, जितनी कम है उनको रिकॉर्ड में लाइए। इन्फॉर्म हायर मैनेजमेंट, हायर अथॉरिटीज को बताइए कि 10 कुर्सियां कम है। एंड इनिशिएट रिकवरी और रिप्लेसमेंट प्रोसीजर, रिकवरी करिए कि कौन ले गया, किसकी वजह से ये हुआ है, और रिप्लेस करिए, उनकी जगह नई कुर्सियां लाइए। तो ये आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज जय संविधान सीरीज पार्ट फर्स्ट का अंतिम सवाल 20। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डिफाइंस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एज ए पर्सन बिलो। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत कानून के उल्लंघन में बच्चे को निम्नलिखित व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।
तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बच्चा किसको मानेंगे? 14 इयर्स के एज ग्रुप को, 16 इयर्स को, 18 इयर्स को या 20 इयर्स को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 18 इयर्स। बच्चा किसको मानेंगे? कि जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो उसका जो कोई अपराध किया गया है उसके द्वारा, उसको किशोर न्यायालय या बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत सुना जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में उसका केस चलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। इस तरीके से साथियों, हॉस्टल वार्डन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जय संविधान सीरीज पार्ट फर्स्ट के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी हमने बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चंस है वो किए हैं। पूरा डिटेल में आगे हम जाने वाले हैं, आप सीरीज पर बने रहे। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए, आगे भी हम सीरीज को जारी रखेंगे। आवासीय विद्यालय में हॉस्टल वार्डन कैसे बन सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे, जय संविधान सीरीज को आप देखते रहिए। और साथ में नॉलेज मंडली ने इंडिविजुअल टॉपिक पर भी सीरीज चलाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट सिलेबस को चर्चा करिए, देखिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।